नमस्कार। दस्तक साहित्य संसार के इस मंच पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि इस मंच के माध्यम से हम आपको विविध विधाओं के सर्जकों और उनकी सृजन यात्रा से परिचित कराते हैं। तो आइए इसी क्रम में आज इस मंच पर स्वागत करते हैं ख्यात कथाकार श्रीलोक बाबू का। श्रीलोक बाबू का जन्म 10 जून 1954 में राजनांद गांव में हुआ था। आपके प्रकाशित कथा संग्रह हैं टीले पर चांद और बोधिसत्व भी नहीं आए। प्रकाशित उपन्यास हैं अबलोन असानी और डेंग। आपके संपादित पुस्तक हैं हाथों के दिन कहानी संग्रह, फौलाद ढालते हाथों के दिन कविता संग्रह, गांव का बूढ़ा बरगद, बालो देवी की गजलों का संग्रह, देखो वो आफताब रहा, नसीम नारवी की गजलों का संग्रह। आपकी कुछ कहानियों का अनेक भाषाओं में जैसे रूसी और जापानी में अनुवाद हुआ है। देश की प्रतिष्ठित साहित्यिक पत्रिकाओं में आपकी रचनाएं निरंतर प्रकाशित होती रहती हैं। केरल राज्य के पाठ्यक्रम में आपकी कहानी मेमना सम्मिलित की गई है। मध्य प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन का वागीश्वरी पुरस्कार और अन्य कई सम्मानों और पुरस्कारों से आपको नवाजा जा चुका है। कुछ कहानियों का फिल्मांकन एवं नाट्य रूपांतरण भी हुआ है। बीजू शिंदे अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में रिश्तेबंदी कहानी को प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इन दिनों सेवानिवृत्ति के बाद आप स्वतंत्र लेखन कार्य में संलग्न हैं। तो आइए दस्तक के इस मंच से सुनते हैं आज श्रीलोक बाबू की कहानी होशियार आदमी। इप्टा के राष्ट्रीय सचिव श्री राजेश श्रीवास्तव के स्वर में। श्री राजेश श्रीवास्तव का जन्म 7 नवंबर 1958 दामोह मध्य प्रदेश में हुआ। आपने स्नातक गणित से किया है। 1984 से इप्टा के माध्यम से रंगमंच से जुड़े और तब से अब तक इप्टा के लगभग हर नाटक में आपने महत्वपूर्ण अभिनय किया है। हबीब तनवीर एक और द्रोणाचार्य, अलख नंदन मोटेराम का सत्याग्रह, राजकमल नायक अजब न्याय गजब न्याय, अरुण पांडे मैं नरक से बोल रहा हूँ, पंकज सक्सेना कक्का जी कहिन, सुरेश स्वप्निल 2 पैसे की जन्नत, मणिमय मुखर्जी दूरदेश की कथा, पंकज मिश्रा समर, बगिया बांछाराम, शरीफ अहमद प्लेटफॉर्म, पंचलेट, सुरेश गोंडाले इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर जैसे प्रख्यात निर्देशकों के साथ श्री राजेश श्रीवास्तव जी का अभिनय का अनुभव रहा है। वर्तमान में भिलाई इस्पात संयंत्र से सहायक प्रबंधक के पद से सेवानिवृत्त हो चुके हैं और इप्टा के राष्ट्रीय सचिव हैं। तो आइए आज होशियार आदमी कहानी का पहला भाग सुनते हैं श्री राजेश श्रीवास्तव जी के स्वर में। दस्तक साहित्य परिवार के सभी साहित्यकार साथियों का अभिवादन। नमस्कार साथियों, प्रस्तुत है छत्तीसगढ़ के प्रगतिशील लेखक और उपन्यासकार साथी लोक बाबू की कहानी होशियार आदमी। वैसे 40 रुपए कोई बड़ी चीज नहीं थी जब जरूरत की सारी चीजों के दाम आकाश छू रहे थे। आम जनता ने अपनी जरूरतें बहुत कम कर ली थी और उम्मीद कर रही थी कि किसी तरह ये दिन भी गुजर जाएंगे। मगर दुर्भाग्य से उन 40 रुपयों का बोझ इस कहानी के संवेदनशील नायक के लिए इतना भारी हो गया था कि वो उससे पीछा छुड़ाने के लिए बेचैन हो उठे थे। वैसे वे पेंशन याफ्ता प्राणी थे और उन्हें थोड़ी मगर निश्चित राशि हर माह मिल रही थी जो उनकी जरूरतों के लिए लगभग पर्याप्त थी। अपनी पेंशन के हिसाब से उन्होंने पहले ही अपनी कुछ अनावश्यक आदतों और जरूरतों को तिलांजलि दे रखी थी। इस समय देश में कोरोना काल के उत्पीड़न का दौर चल रहा था। देश भर में अलग अलग राज्यों में अलग अलग बंदिशें लगी थी। ज्यादातर लोग अपने को ठगा सा महसूस कर रहे थे मगर मजबूर थे। सार्वजनिक वाहन, रेल, बस, हवाई जहाज सभी की चाल पर ब्रेक लगा दिया गया था। होटल दुकानें बंद कर दी गई थी। कुछ जरूरी कल कारखानों और ऑफिसों को अपनी क्षमता से 1/3 में ही काम करने की छूट थी। सब्जी बाजार और पेट्रोल पंप वालों के लिए कुछ घंटों की छूट दी गई थी। सबसे ज्यादा मुसीबत तो दैनिक मजदूर करने वाले छोटे दुकानदारों पर आ पड़ी थी। कुछ मजदूरों ने तो स्थानीय साग भाजी फल फूल बेचने के काम में अपने को लगा रखा था ताकि किसी तरह परिवार की भूख प्यास को थामा जा सके। सुना जा रहा था कि यूरोप, अमेरिका के कुछ देशों ने अपने इन गरीब जनों के लिए राहत में प्रति परिवार नगद रकम की व्यवस्था कर दी थी ताकि उन्हें परेशानी न हो। मगर इस देश की गरीब जनता को कोरोना काल के जल्दी खत्म होने का आश्वासन दिया जा रहा था। भगवान भरोसे छोड़ दिया गया था मगर भगवान के मंदिर भी तो बंद थे। कहा गया कि जनता की सुरक्षा और भलाई के लिए इन्हें बंद किया जा रहा है। पता नहीं फिर इन्हें खोला किस लिए गया था। लोगों की सुबह शाम की सैर पर भी पाबंदी थी। सबके लिए मास्क
और 2 गज की दूरी अनिवार्य थी, मगर आदत से मजबूर और अपनी सेहत का ख्याल रखने वाले कुछ बुजुर्ग सब्जी भाजी लेने के बहाने निकल ही जाते थे। इन्हीं लोगों में वे भी एक थे। एक सुबह सैर के समय उन्हें लगभग 20 साल का एक लड़का दिखाई दिया। अपनी ऑटो में सिंगाड़ों की गठरी उठाकर बेचने के लिए डेयरी में लगा रहा था। मौसम के ये पहले सिंगाड़े लगते थे। सिंगाड़ों ने उनका ध्यान अपनी ओर खींचा था। वह उस लड़के के करीब गए और सिंगाड़ों के दाम पूछे। लड़का नया विक्रेता लगता था। उसने उनकी ओर सिर उठाकर भी नहीं देखा। उसे अपने पहचाने जाने का डर हो या शर्म कि वह ज्यादा दाम बता रहा है। अपने सिंगाड़ों की ढेरी पर झुके झुके ही उसने कहा, 80 रुपया किलो। सिंगाड़े लाल और गहरे हरे रंग के थे और ताजे लगते थे। कल शाम को ही किसी तालाब या डबरी से उन्हें बेचने के लिए निकाला गया लगता था। उन्होंने लड़के से आधा किलो सिंगाड़े तौलने के लिए कहा। लड़के ने जुगाड़ में पाई अपनी तराजू बाट संभाली और आधा किलो सिंगाड़े तौलकर एक झिल्ली में भरकर उनकी ओर बढ़ा दिए। उन्होंने सिंगाड़े लेकर 100 रुपये का एक नोट उसे दिया, मगर उस लड़के के पास लौटाने के लिए 60 रुपये नहीं थे। सच कहें तो उसके गले में 10 रुपये के अलावा और कुछ नकदी भी नहीं थी। दुर्भाग्य से नायक के पास भी चिल्लर नहीं थी। असल में वो कुछ खरीदने भी नहीं आए थे। घर में सब्जी की जरूरत थी, मगर उसके लिए 9-10 का समय उन्होंने तय कर रखा था, जब ज्यादा सब्जी विक्रेताओं की हटरी लग चुकी होती और सब्जियों के ज्यादा विकल्प होते। इतनी सुबह 6-7 बजे तो उनका आना ही शुरू होता था। उन्होंने सड़क के दोनों हिस्सों में देखा। 2-3 सब्जी विक्रेता अपनी साइकिल या लूना से आकर अपनी सब्जियों के विक्रय के लिए बोरे बिछा रहे थे। उनमें से एक विक्रेता गांव से यहां तक अपनी थकान मिटाने के लिए खड़े खड़े बीड़ी पी रहा था। लड़का उनकी दी नोट लेकर उन लोगों से चिल्लर मांगता रहा, मगर उन लोगों ने उसे साफ मना कर दिया। एक को तो उन्होंने कहते सुना, यहाँ हमारी बोहनी नहीं हुई और तुझे चिल्लर की पड़ी है। लड़का निराश लौटा और उनकी नोट लौटाते हुए बोला, साहब किसी के पास खुल्ला नहीं है। आप तो घूमने निकले हैं तो जरूर आपका घर आसपास में ही होगा। आप बाद में आकर दे दीजिए। हो सकता है तब तक मेरे पास भी खुल्ला आ जाए। उधारी से नायक को नफरत थी, मगर तौला लिए गए अपने रुचि के सिंगाड़ों को लौटाने का उनका मन न हुआ। वैसे वे चाहते तो 100 की नोट उसी के पास छोड़ सकते थे। उन्हें 9 बजे के आसपास घर की सब्जी के लिए आना ही था, मगर तब उनके दिमाग में ये बात नहीं आई। खैर, उन्होंने सिंगाड़े से भरी झिल्ली उठाई और घर आ गए। बहू ने किचन में सिंगाड़े उबालने के लिए नमक डालकर चूल्हे पर चढ़ा दिए। बाद में नायक ने सुबह के नाश्ते के साथ कुछ सिंगाड़े भी खा लिए। सिंगाड़े उन्हें बहुत अच्छे लगे। वे नरम थे और उनमें मिठास थी। घर के लोगों ने भी सिंगाड़ों की तारीफ की। उन्होंने सोचा, अच्छा होता अगर मैंने 1 किलो ही ले लिए होते। 9 बजे वह फिर सब्जी बाजार जाने के लिए तैयार ही हो रहे थे कि उनके एक मित्र का फोन आ गया। वह पास के एक गांव से बोल रहा था। कल से ही गांव में था। वहां उसकी बूढ़ी मां का देहावसान हो गया था। उसने उन्हें और भी कुछ लोगों को सूचित करने का निवेदन किया था। स्वाभाविक था कि अभी उसके गांव निकलना था। बाजार जाने की उनकी योजना स्थगित हो गई। उन्होंने अपने परिचित ड्राइवर को फोन लगाकर अभी शीघ्र आने के लिए कहा। उनके पास कार तो थी, मगर वे उसे चलाना न सीख सके थे। वैसे कार चलाना कठिन काम नहीं था, मगर कार चलाते समय जो एकाग्रता जरूरी होती है उसकी वो अपने में कमी महसूस करते थे। सेवानिवृत्ति के 1 साल पहले ही तो उन्होंने कार खरीदी थी, जिसका मौके पर इस्तेमाल उनका बेटा किया करता था। रोज रोज कार की जरूरत नहीं पड़ती थी। कार चलाने की उनकी अरुचि उन पर इतनी हावी थी कि उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। सेवानिवृत्ति के बाद तो उनका मन और भी फिर गया। पत्नी ने उनके घर से निकलते वक्त कहा, जरा पता तो कर लो, माताजी की मौत कोरोना से तो नहीं हुई थी? ओह, सच में उन्होंने मित्र से जानने की कोशिश ही नहीं की थी। झिझकते हुए उन्होंने मित्र को फोन लगाया, पूछ ही लिया। मित्र ने बताया कि माताजी की मौत स्वाभाविक हुई है। 6 माह से बीमार चल रही थी, 90 की उम्र पार कर चुकी थी और कुछ दिनों से खाना पीना भी मुश्किल से खा पा रही थी। उन्होंने पत्नी को बताया ताकि वह भी निश्चिंत हो सके। वैसे कोरोना मरीजों को सरकार ताबड़तोड़ सीधे अस्पताल में भर्ती कर रही थी और मृत्यु हो जाने पर लाश को परिवार के सुपुर्द भी नहीं किया जाता था। ड्राइवर के आते ही, जो 20 मिनट में ही आ गया था, वह कार में मित्र के
गांव की ओर चल पड़े। उन्होंने मित्र की पहचान वाले 2 लोगों को सूचित कर दिया। हाँ, मगर इस कोरोना काल में उनकी बातों से नहीं लगा कि उनमें से कोई अभी तत्काल गांव जाने को तैयार होगा। खैर, उन्होंने अपने कर्तव्य की पूर्ति कर ली थी और दूसरों के कर्तव्यों के लिए जिम्मेदार नहीं थे। ड्राइवर ने आते ही कार उस दिशा में दौड़ा दी जिस तरफ सुबह बाजार नहीं लगता था। जब कार कुछ आगे निकल गई तब उन्हें याद आया कि उन्हें ड्राइवर को पहले ही सूचित कर देना था। वह वापस बाजार की तरफ जाने से लंबा रास्ता पार करना पड़ सकता था। फिर कुछ घंटों में बाजार में भीड़ भाड़ का भी डर था। हार्न बजाकर धीरे धीरे निकलने से गांव जाने में देर हो सकती थी। सकरी सड़क पर कार को वापस मोड़ना भी संभव नहीं था। उन्होंने मन में तय किया कि वापसी पर वे बाजार के रास्ते से ही आएंगे। बेचारे लड़के के रुपए दे देंगे। मगर देर होने से डर रहे थे। मगर उस गांव में किसी को जल्दी नहीं थी। मरने वाली भी आराम से पूरा जीवन जीकर मरी थी और गांव परिवार के लोग बिना ज्यादा हो हल्ला कल्पना किए धीरे धीरे शव को ले जाने की तैयारी कर रहे थे। खैर, शमशान पास ही नाले के किनारे था और बाकी काम जो परिवार के दीगर लोगों ने संभाल लिया था कुछ जल्दी जल्दी निपटाया जाने लगा। मगर जब सब क्रियाक्रम लगभग हो गया तो उन्होंने जल्दी से मित्र से छुट्टी मांगी। उन्हें मित्र के दुख की चिंता से ज्यादा चिंता उस लड़के के रुपये लौटाने की थी। वापसी में बाजार के रास्ते ही लौटे, मगर अब इधर देर हो गई थी और सड़क के दोनों छोर पर बाजार में सन्नाटा पसरा हुआ था। इक्का दुक्का लोग सड़क पर पैदल या अपने वाहन में आ जा रहे थे। मकानों के द्वार और दुकानों के शटर पहले ही बंद थे। उस पर उनकी कार के पीछे पुलिस का वाहन हार बजाते भूले भटकों को चेताता चला जा रहा था। उन्होंने मन में तय किया कल सुबह प्रातः भ्रमण में उनका काम उस लड़के के रुपये लौटाने का ही होगा। घर पहुंचकर उन्होंने दोबारा स्नान किया। कपड़े बदलकर सुबह पहने जाने वाली कमीज की जेब में 40 रुपये अलग से रख लिए। रात में नींद में उन्हें उस लड़के की उधारी और उसके सिंगाड़ों के सपने आते रहे। अगले दिन वह प्रातः भ्रमण को निकले। शायद जरा जल्दी ही निकल गए थे क्योंकि सब्जी विक्रेताओं का आना अभी शुरू ही हो रहा था। उस लड़के की दुकान लगाने की जगह आसपास की जगह भी खाली पड़ी थी। वह चलते हुए आगे निकल गए और कुछ ज्यादा ही दूर तक चले गए ताकि उस लड़के को आने और अपनी दुकान लगाने का भी अवसर मिल सके। आमतौर पर वह इतनी दूर पैदल नहीं आते थे। जब वह वापस लौटे तो उन्हें फिर निराशा हुई। आसपास सब्जियों की दुकानें लग गई थी मगर उस लड़के के बैठने की जगह खाली थी। उन्होंने घर के लिए कल भी सब्जी नहीं खरीदी। सोचा आज 9 बजे सब्जी खरीदने आना ही है, तब तो जरूर वह लड़का उन्हें मिल जाएगा। घर पहुंचकर उन्होंने स्नान आदि से निवृत्त हो नाश्ता किया और थैला उठाकर वापस बाजार की ओर पैदल चल पड़े। वह सीधे सबसे पहले उस लड़के की जगह पर ही गए। मगर यह क्या, उस लड़के की जगह तो अब भी खाली पड़ी थी। उस जगह से थोड़ी दूर पर एक तेलुगु महिला फलों की दुकान लगाए बैठी थी और सड़क से गुजरते हुए ग्राहकों को बड़ी आत्मीयता से, जैसे बरसों की पहचान हो, फल खरीदने के लिए आने का निवेदन कर रही थी। यह भी कह रही थी, चाहे तो फल न खरीदो मगर एक बार देख तो लो। ऐसे फल आपको पूरे मार्केट में नहीं मिलेंगे। बाबूजी, अब वह उस फल वाली के पास पहुंचे। उसके पास 2 खरीदार महिलाएं पहले भी फल लेने अभी आ खड़ी हुई थी। नायक के घर में फलों की जरूरत नहीं थी मगर फिर भी उन्होंने केले के दाम पूछे और 1 दर्जन रख लिए। इतने में खरीदार में दोनों महिलाएं चली गईं। उन्होंने फलवाली से पूछा, कल आपकी बगल में लड़का सिंघाड़े बेचने आया था, आज वह नहीं आया? महिला कुछ स्मरण करते हुए असमंजस में दिखी। फिर उन्हीं के शब्दों को दोहरा दिया, हाँ कल एक लड़का यहाँ सिंघाड़े बेच तो रहा था मगर आज नहीं आया। फिर वह महिला आते जाते ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए हाँक लगाने लगी, आइए आइए बाबूजी, ऐसे फल आपको पूरे मार्केट में कहीं नहीं मिलेंगे। बहन जी आप आइए, देखिए ये सेब, ये मौसम्मी एकदम मीठे हैं, रस भरे। मगर उसकी पुकार के बावजूद न कोई बाबूजी आया न बहन जी। नायक ने अपने लिए मौका समझकर फिर उससे पूछा, आपके पास ही तो उसने दुकान लगा रखी थी, आप तो उसे जानती होंगी। यहाँ तो रोज नए दुकानदार पैदा हो रहे हैं, किस किस को पहचानते रहूंगी। महिला के स्वर में दूसरे ग्राहक खोने का अफसोस था और रंज समाया हुआ था।
एक किस्म से नायक के लिए चेतावनी भी थी कि अब मेरा टाइम खराब मत करो, केले लेने थे सो आपने ले लिए, अब टरो। वह उस महिला की दुकान के पास से हट गए और अपने मन को तसल्ली दी, आज न सही कल वह जरूर मिल जाएगा। आखिर उसे भी तो इस कोरोना काल में अपने घर द्वार की चिंता होगी ही। अगले दिन वे फिर उस लड़के को तलाशते रहे। दूर दूर तक छिटकी मंडी में बैठे लोगों से उस लड़के के चेहरे का मिलान करते रहे, जिसे पहले दिन ही उन्होंने ध्यान से नहीं देखा था। घर के लिए जरूरी सब्जी लेते हुए भी वे दूसरी फल सब्जी वालों में उसकी तलाश कर सोचते रहे कि हो सकता है उसने दूसरा सामान बेचना शुरू कर दिया हो। वे निराश होकर घर लौटने ही वाले थे कि मोबाइल में पत्नी का फोन आया। वह कह रही थी, मुरुगन होटल से डोसा लेते पैक करा लीजिए, पोते ने नाश्ता नहीं किया है, डोसा ही खाऊंगा कह रहा है, 2 लेते आइए। वह मुरुगन होटल की ओर गए। लोगों की वहां दूरी बनाकर लाइन लगी थी। बैठकर खिलाने का रिवाज कोरोना के कारण बंद हो गया था। कुछ दिन पहले तक तो सारी होटलें भी बंद थीं। वह भी लाइन में लग गए। पास ही लाइन से अलग एक प्रौढ़ व्यक्ति खड़ा था, जिसकी दाढ़ी और मूछ और सिर के बाल लंबे बड़े हुए थे। उसके शरीर पर नाम मात्र के कपड़े थे जो धूल से सने थे। वह भिखारी जैसा लगता था और पता नहीं किन परिस्थितियों ने उसने ऐसा बना दिया था। उसके चेहरे पर बेबसी की मुस्कान थी और वह रहकर थोड़ी देर में होटल के मालिक की ओर देखकर अपना हाथ बढ़ाता था और इतना ही कह पाता था, एक तोसा। होटल का मालिक शायद उसे रोज कुछ न कुछ अंत में खिला दिया करता होगा, मगर अभी ग्राहकों की लाइन में वह इस मुफलिस की ओर ध्यान देने की जरूरत नहीं समझता था। नायक ने वहां रहते उसने एक बार उससे बाद में आना कहा था, मगर मुफलिस अपनी भूख के चलते होटल वाले की परेशानी नहीं समझ पा रहा था। जब नायक की पारी आई तो उन्होंने होटल वाले को 3 डोसे का ऑर्डर दिया और कहा, तू अलग पैक कर दीजिए, एक को अलग। उन्होंने 120 रुपए चुका दिए। होटल के कर्मचारी रफ्तार से हाथ चला रहे थे। डोसे का पैकेट उन्होंने झट होटल मालिक से कहा, तीसरा डोसा उन सज्जन को दे दीजिएगा। वह जल्दी से वहां से खिसक भी लिए। उन्हें लगा उनके पीछे खड़े लोगों की नजर उन पर जरूर होगी। आखिर ये कौन दानवीर आ गया जो भिखारी के लिए अपने 40 रुपए नष्ट कर रहा है। नायक को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई कि वह सिंगाड़े वाले लड़के के 40 रुपयों का कर्ज इस तरह चुका रहा है। खैर, उन्हें आशा थी कि होटल वाले ने उस मुफलिस को जरूर डोसा दे दिया होगा। रोज प्रातः भ्रमण उनकी दिनचर्या में था। अगले दिन सुबह वह फिर बाजार की गली वाले और सड़क पर निकले। रोज की बनस्पत वह आज आधा घंटा देर से निकले थे। पत्नी ने टोका और कहा, इस सुबह ज्यादा ठंड रहती है, पुराना शरीर है, जरा देर से निकला करो। जब वह सिंगाड़े वाले लड़के के स्थान पर से गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कि उसकी जगह कोई नया सब्जी वाला बैठा है। उन्हें लगा वह जरूर उसका कोई रिश्तेदार होगा। वह उसके पास गए और पूछा, परसों आपकी पहचान वाला कोई लड़का यहाँ सिंगाड़े बेच रहा था। उस व्यक्ति ने इस तरह देखा मानो पूछ रहा हो, क्या मतलब? उन्होंने समझाया, असल में उसके 40 रुपए बकाया हैं। उस व्यक्ति ने समझा कि उससे ही 40 रुपए वसूलने आए हैं। उसने साफ मना कर दिया, ना मेरा कोई आदमी यहाँ सिंगाड़े बेचने आया है, मैं ही यहाँ पहली बार दुकान लगा रहा हूँ। असल में मैं उस दूसरी तरफ दुकान लगाता था, मगर पीछे वाले घर के लोगों ने जिनका द्वार सड़क पर खुलता था, वहां दुकान लगाने से मना कर दिया। तो आज मैं इस खाली जगह पर आ गया। आपकी दुकान उस जगह से एकदम सामने थी, सड़क के पार। उस लड़के को तो देखा ही होगा। मुझे उस लड़के को ही रुपए देने थे। अगर आपकी उससे पहचान होती तो मैं आपको ही सौंप देता, उन्होंने कहा। उस व्यक्ति के चेहरे और जुबान पर उभरा तीखापन कम हो गया। बोला, साहब, मैंने सिर्फ उसी दिन उसे देखा था और मैंने उससे अपने घर के लिए सिंघाड़े लिए थे। हाँ, याद आ रहा है, उस दिन वह लड़का ऑटो में आया था। यहाँ से 4 दुकान छोड़कर जो नीली कमीज वाला आदमी बैठा है, वह भी अपनी साग भाजी उसी ऑटो में लाया था। वह आदमी जरूर उसके बारे में बता सकता है। आशान्वित वह उस नीली कमीज
वाले सब्जी वाले विक्रेता के पास पहुंचे। उसके पास कोई ग्राहक नहीं था। उन्हें पास आता देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान उभरी और वह बोल पड़ा, कुंदरू, करेला, बरबट्टी तीनों 50 रुपया किलो, गोभी और गवार 60 रुपया किलो। उन्होंने कहा, सब्जी में फिर लूंगा, पहले मुझे उस लड़के के बारे में बताओ जिसके साथ ऑटो में आप परसों यहाँ आए थे। आज भी तो आए होगे। उसने बताया, वह लड़का तो गनियारी गांव का है, सवारी ऑटो चलाता है। अभी तो उसकी ऑटो बंद है। हमेशा साइकिल से ही सब्जी बेचने आता हूँ। एक दिन पहले मेरी साइकिल का टायर फट गया था और गांव में कोई मैकेनिक नहीं था। मैंने शाम को उस लड़के को साइकिल से कहीं जाते देखा था और वह जानता था कि इसके पास ऑटो है। मैंने उससे अगले दिन सब्जी मार्केट में ऑटो लाने के लिए कहा था, पर तैयार हो गया। 4-5 घंटे बाद उसे लौटने की भी बात हो गई थी। लड़के ने सोचा ऑटो 12 बजे तक यहाँ खड़े रहना है और उसके गांव की डबरी से सिंगाड़े निकाले जा रहे थे, तो वह भी सिंगाड़े खरीद कर बेचने आ गया था। इसके बाद वह मुझे नहीं मालूम। दूसरे दिन मेरी साइकिल बन गई और मैं उसी से आता जाता हूँ। रोज रोज ऑटो का खर्चा मैं नहीं उठा सकता। यहाँ तो मुश्किल से कुछ रुपए की कमाई होती है। कुछ सब्जी लेंगे साहब? वैसे उसका नाम क्या है, जानते तो होगे? उसको मैं यादव सरनेम से जानता हूँ। उसका नाम तो मुझे पता भी नहीं और ना ही उसने बताया, ना मैंने पूछा। उससे कब मुलाकात हो सकती है आपकी? ये कैसे बताऊं साहब, उस दिन तो देवयोग से वह रास्ते में मेरे गांव से जाते दिख गया। उसका गांव मेरे गांव से 1 कोस आगे है। उसने बताया था कि उसके गांव में ही हमारी मरार जाति के 2 परिवार हैं, मगर ज्यादा सब्जी नहीं उगा पाते। जितनी उगाते हैं उसी गांव में खप जाती है। सब्जी लेंगे साहब? उसकी दी जानकारी से उनके मन में कुछ और चलने लगा था। उन्होंने जल्दी से उससे 1 किलो करेले लिए और घर आ गए।